हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी। जैसा कि कल मैंने आपको ट्वेल्थ का कंटेंट कराया था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के ऊपर मैंने आपको चैप्टर कराया था, लेकिन उसमें कुछ एजेंसियां हैं जो उसके प्रमुख विभाग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो रह गए थे आपको बताने के लिए। तो वो मैंने आपसे बोला था कि मैं सॉरी नेक्स्ट कंटेंट में लेकर आऊँगी। तो नेक्स्ट कंटेंट आज आपके लिए अवेलेबल है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपसे ये भी बोला था कि उसके अंदर मैं सुधार के बारे में भी बताऊंगी कि रिफॉर्म्स क्या क्या बोले गए हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के ऊपर। तो सुधार की अगर हम बात करें, शीत युद्ध के बाद ही यूएनओ में इसके ढांचे और कार्य करने की प्रक्रिया दोनों में सुधार की मांग जोर पकड़ने लगी। शीत युद्ध कब समाप्त हुआ था? 1991 में हुआ था, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था। बताया था ना मैंने, एक चैप्टर में भी बताया था, यूएसएसआर का विघटन हो गया था। तो उसके ढांचे, उसके स्ट्रक्चर, उसके उसके कार्य को लेके सुधार की मांग जोर पकड़ने लगी। सुरक्षा परिषद में मैंने आपको बताया था डिपार्टमेंट्स हैं, सुरक्षा परिषद उसमें एक डिपार्टमेंट है, उसका विभाग है। तो सुरक्षा परिषद में स्थायी व अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने पे बल दिया गया। इसके अतिरिक्त गरीबी, भुखमरी, बीमारी, आतंकवाद, पर्यावरण, इन्वायरमेंट मसले, मानवाधिकार यानी अधिकारों को लेके, इन सारे मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र की भूमिका की ओर अधिक सक्रिय बनाने पे बल दिया गया। यानी रिफॉर्म्स की बात की गई। रिफॉर्म्स क्या होता है? जब हमारे को किसी चीज़ से प्रॉब्लम होती है कि भाई देखो, एक ढांचा बना के रख दिया, एक नियम कानून बना के रख दिया, उसमें कुछ गलतियां हैं, उसमें सुधार की आवश्यकता है, तो हमें ऐसा लगने लगा कि हाँ, यूएनओ में भी कुछ रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, हम लोगों को उसमें भी कुछ सुधार करने चाहिए। उसकी जो प्रक्रिया है वो धीमी है, उसको और सक्रिय बनाना चाहिए। भुखमरी को लेके, पर्यावरण को लेके, अकाल जो पड़ रहा है, बीमारियां जो फैल रही है, आतंकवाद जो फैल रहा है, या वॉर संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, उनको और टैकल करने के लिए उसे नई नई टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए, उसे नई नई चीज़ों को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये आपको पता है कि समय के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है। पहले के टाइम में कुछ और होता था, फिर धीरे 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 डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो जब स्टार्टिंग में यूएनओ बना तो उसके अंदर रिफॉर्म्स की ज़रूरत नहीं महसूस होती थी, बट लेकिन जैसे जैसे लोगों की थिंकिंग बदलने लगी, लोगों का रहने का नज़रिया बदलने लगा, लोगों का कल्चर बदलने लगा, लोग डेवलप होने लगे, तो लोगों को लगा हाँ, यूएनओ के अंदर भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो रिफॉर्म्स का आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं मेन, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एजेंसियां, जिनको हम कल भी बोल रहे थे कि हम एजेंसियां बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि एजेंसियों में कुछ, वैसे तो मैंने जितनी इंपॉर्टेंट है सारी एजेंसियां लिख दी हैं आपके लिए, लेकिन मैं लेकर तो आई हूँ, लेकिन इसमें से कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी सुरक्षा परिषद, ठीक है, और एक आपको विश्व व्यापार संगठन, एक तो आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं इनको। सुरक्षा परिषद, अगर सुरक्षा परिषद के गठन के बारे में बात करें, गठन का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्ट, बनी कब थी, स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। ये इसका कार्य क्या है? इसका मेन मुख्य कार्य है शांति व सुरक्षा बनाए रखना, इसका मुख्य कार्य है, ठीक है, कि समाज में शांति और सुरक्षा ये बनाए रखेगी। नाम से भी पता चल रहा है, सुरक्षा परिषद यानी हमें सिक्योरिटी देती है ये हमें। इसमें कितने टोटल सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी हैं और आपके 10 अस्थायी हैं, ठीक है। भारत ने जनवरी 2021 से सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 8वीं बार अपना कार्यकाल पूरा करा है। भारत ने अभी तक एक बार भी स्थायी सदस्य नहीं बना है, वो मतलब स्थायी सदस्य टोटल 5 हैं, उसमें हमारा देश भारत नहीं आता, लेकिन अस्थायी सदस्य में उसने 8 बार अपना कार्यकाल पूरा किया है। लेकिन वो जो है सारी जो मान्यताएं होती हैं स्थायी बनने के लिए, भारत देश अपनी पूरी कर रहा है, लेकिन जो 5 देश स्थायी हैं उनको वीटो पावर है, और वीटो पावर होने की वजह से हम भारत स्थायी सदस्य नहीं बन पा रहे, क्योंकि वीटो पावर का मतलब ही यही होता है कि भाई वीटो पावर है, जो बोल दिया हाँ, जो बोल दिया वो ना, मतलब जो बोल दिया वो लक्ष्मण रेखा हो गई। लक्ष्मण रेखा का मतलब समझ रहे हैं? यही भाई, उस बात से चूक नहीं सकते हैं। तो चीन जैसे देश हैं, ठीक है, चीन जो है बार बार हमारे भारत को स्थायी सदस्य होने से रोक देता है। इसकी वजह से वीटो पावर का वो भरकस पूरा प्रयोग कर रहे हैं हम लोगों के ऊपर। स्थायी सदस्यों पर क्या है? वीटो पावर है। 1965 में सुधार हुआ था सुरक्षा परिषद के अंदर, 1965 में लास्ट सुधार हुआ था, जिसमें अस्थायी सदस्य कितने थे? 6 थे, जिनकी संख्या बढ़ाकर अब कर दी गई है 10। उसके बाद से कोई रिफॉर्म नहीं हुआ, इसके अंदर कोई भी रिफॉर्म्स नहीं हुआ। लास्ट रिफॉर्म जो हुआ था वो 1965 में हुआ था सुरक्षा परिषद के अंदर, ओके, जब उस समय पर अस्थायी सदस्य थे 6, और देन अब कितने हो गए हैं? 10। सुरक्षा परिषद समझ आ गया आप लोगों को? ओके, चलिए
अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF पे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी वही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी फुल फॉर्म है। वित्तीय संस्थानों व विनिमय को बनाता है भाई। मुद्रा, नाम से ही पता चल रहा है भाई, पैसों को लेके बात करता है ये, ठीक है, लेन देन को लेके बात करता है। जो वैश्विक कार्य करते हैं यानी विश्व के स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कार्य करता है। ऐसे नहीं कि 2 देश या 3 देशों के बीच, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ग्लोबलाइजेशन के लेवल पे काम करता है। 189 सदस्य देश है। अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंदर कितने देश हैं? 189, लेकिन सभी को बराबरी का अधिकार नहीं है। किसी का दर्जा हाई लेवल पे है, किसी का अपर लेवल बहुत बड़े लेवल पे है, किसी का बहुत कम लेवल पे है, यानी वेटेज सबको बराबर नहीं है, सबकी वोटिंग्स अलग अलग है, सबका मताधिकार अलग अलग है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO। श्रम से ही पता चल रहा है लेबर के ऊपर है, नाम से ही टेक्निक्स बना लो याद रखने की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी, अक्टूबर में हुई थी, ठीक है। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में, जिनेवा में हुई थी। स्विट्जरलैंड में जिनेवा जगह है, वहाँ पर हुई थी। ये वैश्विक स्तर पे, ये भी ग्लोबलाइजेशन के स्तर पे काम करता है, वैश्विक स्तर पे कार्य करता है, और साथ ही साथ ये श्रमिकों के लिए काम करता है यानी लेबर के लिए काम करता है, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्य कार्य श्रमिकों का स्वाभिमान और प्रोत्साहन दिलाना है, यानी श्रमिकों का स्वाभिमान बचा रहे, उनको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, उनको मोटिवेशन होती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कार्यों में अपना सहयोग दे सके। ये चीज़ ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन देखता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके एवरीबॉडी, ठीक है। विश्व बैंक, अब विश्व बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में हुई थी, ठीक है। ये सदस्य देशों को ऋण व अनुदान प्रदान करता है। ऋण यानी ये उधार देता है, ठीक है। ये सड़क, शहरी उत्थान के लिए, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बिजली के लिए, कोई भ्रष्टाचार विरोधी कानून संस्थानों के लिए कार्य करता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर जो विश्व बैंक है ना, ये विकासशील देशों पे ज़्यादा मतलब विकासशील देशों के लिए ज़्यादा कार्य करता है, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जो अभी डेवलप नहीं हुई है, जैसे भारत है वो अभी डेवलपिंग कंट्री है, तो ऐसे देशों के लिए ये बहुत भरकस प्रयास करता है विश्व बैंक। और अगर वो कुछ ज़्यादा ही पुअर कंट्री है या कुछ पुअर ज़्यादा ही देश है, बहुत ज़्यादा गरीब है, जो कि ऋण चुकाने के ऊपर मतलब उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो ये उनसे वापस लेता भी नहीं है, ठीक है। ओके, अगला ह्यूमन राइट्स वॉच। ह्यूमन माने मनुष्य, राइट्स अधिकार, वॉच यानी ये बात करता है मानव के अधिकारों की, नाम से ही पता चल रहा है ह्यूमन राइट्स वॉच। गैर सरकारी संगठन, अभी हमने जो भी पढ़े, सुरक्षा परिषद, ये आपका जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व बैंक, ये सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, ठीक है। ये लेकिन आपका गैर सरकारी संगठन है, ठीक है। ये आपके सारे जो मान्यता प्राप्त है, वैसे ये भी मान्यता प्राप्त है, लेकिन गैर सरकारी संगठन जैसे NGOs वगैरह होते हैं, आपने देखा ना कि क्राइम पेट्रोल और मतलब मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, ये वैसे भी आप मतलब 12th क्लास में हो, आपको इतनी नॉलेज तो होगी कि NGO क्या होते हैं, वो काम करते हैं। NGO क्या करते हैं, वो मतलब चीज़ों को सॉल्व आउट करते हैं और साथ में पुलिस को मदद करते हैं, साथ में पुलिस की मदद करते हैं और मतलब आपको पूरी की पूरी हेल्प करते हैं अपने लेवल पर। गैर सरकारी संगठन, क्योंकि इनकी पहुंच होती है वहाँ तक, इनको नॉलेज होती है इस चीज़ की। गैर सरकारी संगठन जो मानव अधिकारों की बात करता है, वही मानव अधिकारों की कि ह्यूमन राइट्स की, किसी का अधिकार मतलब किसी का हनन तो नहीं हो रहा, किसी के अधिकार की, ये गैर कानूनी कार्यों को रोकने में सहायता करता है। गैर कानूनी कार्य जैसे अगर कोई बच्चे के साथ कोई भी शोषण हुआ है या किसी महिला के साथ शोषण हुआ है, या मतलब महिला आयोग भी आपने सुना होगा, और मतलब बच्चों के लिए चाइल्ड पॉलिसी भी रखी गई है। अलग अलग तरीके के नंबर, हेल्पलाइन नंबर जो होते हैं वो NGO ही तो प्रोवाइड करते हैं हेल्पलाइन नंबर। फिर वो NGO क्या करते हैं, अपने लेवल पे छानबीन करते हैं, अपने लेवल पे छानबीन करके फिर आगे तक बात पहुंचाते हैं, फिर वो कोर्ट तक बात लेके जाते हैं। तो ये ह्यूमन राइट्स वॉच इस तरीके से वर्कआउट करता है। अब आपका है विश्व व्यापार संगठन, इसके बारे में हमने थोड़ी बहुत नटशल में कल बात की थी। विश्व व्यापार संगठन जैसे कि हमारा UNO से पहले क्या था, लीग ऑफ नेशंस था, ऐसे ही हमारा विश्व व्यापार संगठन पहले गेट था, गेट के बाद हमारा क्या बना है, विश्व व्यापार संगठन। ये वैश्विक व्यापार का नियम निर्धारित करता है, वही ग्लोबलाइजेशन के ऊपर काम करता है, विश्व स्तर के ऊपर कार्य करता है। इस संगठन की स्थापना ट्रेड एंड टैरिफ पे जनरल एग्रीमेंट, वही गेट उत्तराधिकारी के रूप में हुई थी
यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाई गई थी। इसमें 164 सदस्य हैं। ये 1995 में बनाई गई है। ओके, 1995 में इसकी स्थापना हुई है। विश्व व्यापार संगठन की गेट के बाद हुई है इसकी स्थापना, क्योंकि गेट उस तरीके से सफल नहीं हो पाया था। उसकी वजह से हमें लगा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि जब भी किसी चीज़ में प्रॉब्लम नज़र आती है तो हम उसमें थोड़े चेंजेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत हुई, फिर ये फाइनली बना विश्व व्यापार संगठन। इसकी फुल फॉर्म, इसकी शॉर्ट फॉर्म है WTO। मैंने लिख नहीं पाई है, यहाँ पे आप लिख लीजिए WTO। और इसकी ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एंड ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाई गई। इसमें 164 सदस्य हैं। फाइन, ओके, चलिए आगे। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA, ठीक है, ये 1957 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वियना में है। यह परमाणु ऊर्जा के लिए शांतिपूर्ण कार्य करता है, यानी ये हमें परमाणु यूज़ करने के लिए कहता तो है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। ऐसा नहीं कि हम त्राही त्राही मचा दें। और दूसरी बात तो सबसे पहले ये कहता है कि हम पहला यूज़ नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज़, यानी हम फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे। अपने बचाव में हम परमाणु यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ लोगों को डराने के लिए कर दें, जैसे कि जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे मतलब बम गिरे हुए थे जापान में, तो आज भी वहाँ की त्राही त्राही मची हुई है। आज भी लोग वहाँ पे अपंग पैदा होते हैं। इतना ज़्यादा मतलब अमेरिका ने वहाँ पर बमबारी, मतलब बहुत गंदी वाली परमाणु ऊर्जा मतलब यूज़ की थी, जिसकी वजह से मतलब वहाँ पर आज भी जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में आज भी प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ती है। कोई पैरालाइज होता है, किसी के हाथ, किसी के कान, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वहाँ पे रहती है इन दो जगहों पे। फिर जब बाद में जवाब मांगा गया था, क्योंकि जापान ने ये बात बोल दी थी कि हम मतलब सरेंडर करना चाहते हैं। जब कोई इंसान अपना सरेंडर करना चाहता है तो उस पर अटैक करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो अमेरिका ने ये बोला था कि मैं तो बस डराना चाहता था, तो डराने के बल पे थोड़ी ही ये सब करा जाता है। तो कहने का मतलब ये है, नो फर्स्ट यूज़, शांतिपूर्ण तरीके से यूज़ करना है। इस तरीके से नहीं कि तुम अपना आजमाना चाहते हो किसी चीज़ को और तुमने उसका यूज़ कर दिया, ठीक है। तो आई होप सो आपको सारी ये काउंसिल्स जो हैं, सारी एजेंसियां जो हैं वो समझ में आ गई हों। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड कीजिए कंटेंट। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।